और बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आदमपुर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। आदमपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन, इस वक्त की बड़ी खबर। इनेलो प्रत्याशी कोडाराम नंबरदार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भी पहुंच चुके हैं। अपने प्रत्याशी के नामांकन के लिए दिग्गज कई पहुंचे हैं। नामांकन के साथ ही पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन भी कर दिखाया है। तो देखिए, नामांकन का दौर आज इस कड़ी में इनेलो प्रत्याशी कोडाराम ने नामांकन किया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी जयप्रकाश भी नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं और इनके साथ कई दिग्गज भी मौजूद हैं, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं यहीं से शक्ति प्रदर्शन करती अपना नजर आई है। अब नामांकन के बाद प्रचार की बारी आ चुकी है। आदमपुर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब ये देखना होगा। जातिगत समीकरण साधने में कौन कामयाब रहेगा, ये भी सवाल अब उठ रहा है। तो देखिए, कमल पर सवार भव्य की जीत होगी या फिर जय लाएंगे कांग्रेस में उम्मीद का प्रकाश, ये देखना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बता दें, आज नामांकन का ये दौर चल रहा है और उसमें कांग्रेस की तरफ से और इनेलो की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है। और अब नामांकन के बाद प्रचार की बारी आ चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि और आपको यह भी बता दें कि ये जो प्रत्याशी हैं, इनके साथ तमाम जो पार्टी के नेता हैं, दिग्गज, वो भी पहुंचे, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने की यहां पर कोशिश जो है एक की गई। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विदु रावल जी आपका हरियाणा न्यूज पर। कैसी तैयारियां हैं धन्यवाद जी आदमपुर उपचुनाव को लेकर? और बात अगर नामांकन की जाए तो आज कांग्रेस और इनेलो के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। किस तरह से देख रहे हैं दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को? सृष्टि जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को हरियाणा न्यूज के नमस्कार जी। देखिए, तैयारियां तो ऐसी हैं कि हमारी तैयारियों की चर्चा विरोधी खेमों में है। किस प्रकार से उनको आज तक प्रत्याशी नहीं मिल रहा था और अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रत्याशी ढूंढने की एक जंग जो है पूरी की है। अब अगली जंग के लिए उनके अंदर इतना मादा, इतनी गैस बची है या नहीं है, यह अलग विषय है। हमारी विरोधी पार्टियां जो हैं बिना प्रत्याशी के थी इधर उधर देख रही थी। खैर, अंतोगत्वा उन्होंने कोई ना कोई ढूंढ ही लिया है, कोई नाम के लिए ही खड़े हैं। तो दूसरों के नामांकन पर तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमपुर की जनता इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं रख रही है और प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की कोई खास चर्चा नहीं है। ये एक नॉन इवेंट है, वो एक फॉर्मेलिटीज करने के लिए खड़े हुए हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी कर चले जाएंगे, क्योंकि आदमपुर की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, एक भव्य भविष्य की ओर चल पड़ी है। एक बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, मनोहर लाल जी के सुशासन को और चौधरी भजन लाल जी के परिवार को जिस प्रकार का आशीर्वाद मिलता रहा है, उसके मुताबिक ही चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बहुत बड़ी जीत आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ठीक है। और रावल साहब, देखिए, बात तो ये भी उठ रही है, जिससे आप भी कहीं ना कहीं इनकार नहीं कर सकते, कि जितने ये तमाम उम्मीदवार दिख रहे हैं कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस से नाता रहा है, वो भले ही आपकी पार्टी के उम्मीदवार की बात की जाए और या फिर अन्य किसी पार्टी की बात की जाए। इसके उलट जितने भी उम्मीदवार हैं, ज्यादातर उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी से सरोकार रहा है। कभी हमारे साथ गठबंधन में हरियाणा जनहित कांग्रेस में रहा करते थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जी भी उस समय सक्रिय थे। चाहे बात करें जयप्रकाश जी की, जयप्रकाश जी पहली बार जब चुनाव जीते थे, हिसार लोकसभा से जीते थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते थे। उसके बाद जब 1996 में दूसरी बार जीते थे तो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते थे। तो उस नाते से देखें तो जयप्रकाश जी भी भारतीय जनता पार्टी का बारंबार समर्थन लेकर ही कभी ना कभी जीते हैं। तो तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम कभी जबान पर ढंग से चढ़ता नहीं, कुरड़ा राम है शायद उनका नाम।
वो तो खुद ही कांग्रेस छोड़कर इनेलो में आए हैं, उससे पहले कहाँ थे उनके ज्यादा जानते नहीं है। लेकिन एक बात ये निश्चित है कि उनका कहीं पर नाम सर्कल्स में नहीं चल रहा था, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस छोड़कर आते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल उसको लपक लेती है। ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि कोरड़ा राम जो है, उनके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के पास पूरे आदमपुर में, पूरे हिसार में कोई उम्मीदवार ही नहीं था। जो चौथे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी से ही बार बार प्रयास करते रहे कि उनको टिकट मिल जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नकार दी तो वो जाकर कांग्रेस, माफी चाहूंगा, आम आदमी पार्टी में चले गए। तो हर उम्मीदवार का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मदद और आशीर्वाद वो लेकर ही बार बार जो है कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। चले ठीक है, बाकी गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय यहाँ पर करवा दूं। मेरे साथ रविंद्र सिंह ढुल जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ इनेलो के प्रवक्ता रजवंत जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि आज आपके जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, उन्होंने भी नामांकन कर दिया है, जयप्रकाश। किस तरह से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे भव्य बिश्नोई को? देखिए, टक्कर तो भव्य बिश्नोई जी को देखना है कि वो जयप्रकाश जी को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की सीट रिटेन करेगी कांग्रेस। भाजपा कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, भारतीय जनता पार्टी देखे। हमें उसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को जो है, कांग्रेस की सीट है और यहाँ पर अगर बीजेपी को सुना जाए तो उनका कहना है बिश्नोई परिवार की है। दो अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। नहीं, किसी इनकी अपनी अपनी परसेप्शन है, हमारी अपनी परसेप्शन है। ये अपनी परसेप्शन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी परसेप्शन को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, राज्यसभा चुनाव के दौरान गद्दारी की, उसके बाद में जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनको लपक करके उनके सुपुत्र को अपनी पार्टी में जो है उम्मीदवार बनाने का काम किया। बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा के पास भी कोई वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी के पुत्र को ही कैंडिडेट बनाने का काम किया। ये चाहते तो यदि अपने कैडर के किसी व्यक्ति को भी ले सकते थे। जयप्रकाश जी तो कांग्रेस के साथ पिछले 23-24 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती है। लेकिन यदि ये देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, भाजपा ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, तो वो जो है 15 दिन पहले तो 20 दिन पहले तो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे। इनके पास भी कोई कैंडिडेट नहीं है, तभी तो इन्होंने बाहर से उम्मीदवार इंपोर्ट करके बनाया। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर रजवंत जी की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रजवंत जी, देखिए, बीजेपी का कहना है कि बाकी सभी पार्टियां तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ रही हैं। देखिए सृष्टि जी, ये जो कहे क्या वो सारी चीज सही थोड़ी कहते हैं। ये अभी तो इन्होंने सभी सारे जो प्रत्याशी है उनकी पृष्ठभूमि को भारतीय जनता पार्टी की बता दी, लेकिन ये इनकी बात सही नहीं होती। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने जो अपना उम्मीदवार बनाया है, हमने जनभावनाओं के अनुरूप बनाया है। जो वहाँ की आदमपुर की जो जनता जिस व्यक्ति को चाहती थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने उस आदमपुर के इलाके के लिए कहीं जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उनको भी उन्होंने पूरा समय दिया था, उसके लिए भी पूरी लड़ाई लड़ी थी। और ऐसे व्यक्ति की अगर हम कदर ना करें तो फिर और तो कोई कर ही नहीं रहा। और ये आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल है वो हमेशा किसान और कमेरे को आगे रखकर चलती है। जब हमने अपना इंटरनल सर्वे कराया तो इस सर्वे में एक चीज जरूर निकल के आई थी कि अगर आप जो कोडाराम नंबरदार है, अगर वो आपके पार्टी में आते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी भी और आपकी मजबूत अपने उम्मीदवारी को भी रख सकते हैं। तो हमने अब जनभावना को आगे रख के और ये फैसला लिया है। इससे पहले हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार जो आ रहा, जिनका नाम आ रहा था और जो अब नाम आ गया था, उनका नाम लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जो कोडाराम नंबरदार है वो वास्तव में ही मजबूत प्रत्याशी है। वो कांग्रेस में भी थे और जब तक वो कांग्रेस में रहे उन्होंने अपने वहां पर निष्ठा से काम किया। और वो जब उसकी निष्ठा से जब वहां पर उनको छोड़ा है, कांग्रेस को छोड़ा है, तो उन्होंने बताया है ना कि कांग्रेस को अगर बाहर का उम्मीदवार चाहिए था, अगर कांग्रेस को अगर आदमपुर हल्के की जनता को देखते तो वो वहां के लोकल आदमी को टिकट देते। और हमने हमेशा शुरू से ये बात कह दी थी कि हम जिसको भी टिकट देंगे वो आदमपुर हल्के का बासिंदा होगा, उसको देंगे, क्योंकि असल में वहां की समस्याओं के बारे में तो वही व्यक्ति बता सकता है ना। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर
फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर वो बीजेपी के साथ गठबंधन किया, फिर गठबंधन तोड़ दिया, अब वो फिर बीजेपी में अपने जाकर अपने आप का भविष्य सुरक्षित करने की तलाश में अब वो इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं, मेरी समझ से परे है ये। क्यों? क्योंकि जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, इसके साथ ना जाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई है, ये इससे निकम्मा और नकारा व्यक्ति कोई नहीं है, और आज ये उसी के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो इनकी दोगली नीति मेरी समझ से परे है। एक तरफ जेपी जी कांग्रेस की बात करे थे, एक तरफ जेपी जी ये कह रहे थे कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, बाकी पार्टी जैसा आदेश करेगी मेरे को लड़ना पड़ेगा, तो वो अपने आप ही थके हारे हैं। हाँ, कोडाराम नंबरदार जी की हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने पंचायत करके इस चीज के लिए सलाह मशवरा किया था कि कांग्रेस अगर मेरे को टिकट नहीं दे रही तो मेरे को क्या अगला डिसीजन लेना चाहिए। तो रिजवान जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आपको कहीं देख ही नहीं रही हैं? कांग्रेस कहती है हमारा गढ़ है, बीजेपी कहती है हमारा गढ़ है, और दोनों एक दूसरे से टक्कर कहती है कि होगी मुकाबला। लेकिन एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे एक चीज जरूर पूछना कि यहाँ पे अगर बीजेपी का गढ़ है तो इससे पहले बीजेपी वहां पर क्यों नहीं जीती, और अगर वहां पर नहीं बीजेपी का गढ़ नहीं, वो बिश्नोई परिवार का गढ़ बोलते हैं। नहीं, मैं ठीक करना चाह रही हूँ, बीजेपी का वहां पर कोई जनाधार नहीं, इसका मतलब तो बीजेपी, मैं मानता हूँ बिश्नोई परिवार का गढ़, अगर इनकी बात सही है तो बिश्नोई परिवार का गढ़ है, तो क्या वहां पर बिश्नोई परिवार के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई उचित वहां पे जनाधार नहीं है? ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई चुनाव आए हैं, इन्होंने मैं बता देता हूँ, जनाधार भी बता देता हूँ। उसके बारे में तो मैं यही चीज देखना चाहूंगा कि इन्होंने इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वहां पर क्या असर रहा, इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ, वहां पर इनका क्या असर हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा उपचुनाव हुए हैं और वहां पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, ये एक बड़ी बात आती है। इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उपचुनाव में सरकार अपने चुनाव हार रही है। अब इस चीज के बारे में ये क्या प्रतिक्रिया दे मुझे नहीं पता, लेकिन ये हकीकत है कि जनता इनको नकार चुकी है। रावल साहब, अभी सुन लेना मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा। देखिए, बड़े कमाल की बात है, मैं इनेलो के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था, इन्होंने 1-2 बड़ी दिलचस्प बातें कही। इन्होंने कहा कि कुरड़ाराम नंबरदार जी सबसे मजबूत जो इनेलो को मिल सकते थे वो कुरड़ाराम नंबरदार जी हैं। वो कुरड़ाराम नंबरदार जी जो 24 घंटे पहले तक कांग्रेस की टिकट सीख कर रहे थे, प्रयास में थे कि कांग्रेस को टिकट मिल जाए, उनसे मजबूत एक मिनट साहब, वो कह रहे हैं मैंने लिखा हुआ जिनका जुड़ाव हो। हाँ, जन भावना, मतलब चलो मैंने जन भावनाओं का अच्छा चलो हाँ चलो ठीक है, तो यानी जन भावना, हाँ मैं आपकी बात, अब मैं आपको ठीक इंटरप्रेट करता हूं, आपने जो दोबारा करेक्ट किया उसको इंटरप्रेट कर लेता हूं। आपके अनुसार इनेलो के पास कोई जन भावना का कैंडिडेट नहीं था। आपको जो 24 घंटे पहले जो व्यक्ति लाइन में लगकर कांग्रेस की टिकट सीख कर रहे थे, कांग्रेस ने डिनाई नहीं की और उन्होंने आपकी पार्टी, एक मिनट फिर बीच में बोल रहा, भाई साहब आप फंस चुके हो, आप फंस चुके हो, अब आप बीच में बोल कर अपने बचाव नहीं कर सकते, आप फंस चुके हो। अरे जो कह रहा हूं मैं तो वही उठा रहा हूं, जो कह रहा हूं मैं तो वही उठा रहा हूं। आप उसको गलत तरीके से पेश कर, अच्छा एक बार सृष्टि जी इनको कहिए, अच्छा सुनिए, आप मैं आपके बारे में बोला क्या, मैं उंगली उठा रहा था, मैं कागज पर नोट कर रहा था, आप भी नोट कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं मैं तो आपके शब्द उठा रहा हूं सिर्फ, कि इनके पास कुरड़ाराम नंबरदार जी से ज्यादा उपयुक्त कोई था नहीं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाजपा में भविष्य सुरक्षित करने आए हैं, इन लाइंस के बीच में घुस जाइए और समझिए कि भाजपा में ही भविष्य सुरक्षित है और इन पार्टियों की जमानतें जब्त होने वाली हैं, इसलिए इन पार्टियों के पास कोई भविष्य नहीं है, इसलिए भविष्य सुरक्षित करना है तो कहां जाओगे, भाजपा में। स्पष्ट सी बात है। तीसरी इन्होंने बात कही कि किसान आंदोलन में साथ दिया था। अरे साहब, किसान आंदोलन में साथ देने तो आपके भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, बीच बीच में रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप भविष्य सुरक्षित करने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस इसी बात को अलग तरीके से कहती है। कांग्रेस कहती है ईडी की जांच हो रही है, तमाम जांचें हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं भविष्य सुरक्षित करने के लिए बीजेपी में जा रही है। ईडी वो एक डिबेट में, भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना, बारी मेरी है, बोल दूसरे लोग रहे हैं। अच्छा, कौन कौन भाजपा प्रवक्ता बनना चाहता है, अब वो मेरी बारे में बोल सकता है, नहीं तो भाजपा प्रवक्ता को बोलने दो थोड़ी देर के लिए। देखिए आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो ईडी और आईटी में इतनी कंफ्यूज है, इनकम टैक्स को ईडी बार बार बोलती है, एक डिबेट में इनके प्रवक्ता बोले ईडी और आईटी तो एक ही बात है,
इसमें कोई फर्क नहीं है, उसी का नाम ईडी है, उसी का नाम आईटी है। तो आम और संतरे का फर्क नहीं जो लोग जानते, केले और सेब का फर्क नहीं जानते, वो लोग किस प्रकार से कहते हैं। फिर 200 करोड़ का एक नोटिस की बात करते हैं, उस नोटिस का जवाब भी दिया हुआ 3 साल हो गए, कोई उस पर कुछ नहीं चल रहा। इसके बावजूद जो इन पर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो मां और बेटे 2000 करोड़ के घोटाले में ईडी और आईटी और सीबीआई तीनों एजेंसीज उन पर जांच कर रही है। सीबीआई जो जांच कर रही है इनके यहाँ के सर्वोसर्वा हरियाणा छह मामलों में। नहीं, टॉपिक थोड़े दूसरे एंगल में चला जाएगा। नहीं भाई चर्चा कहीं और जा रही है। वापस आदमपुर उपचुनाव पर आ जाते हैं रावल साहब। अच्छा, तो आपने सवाल ईडी का आपने सवाल उठाया। नहीं सर, ठीक है ना। अभी आदमपुर उपचुनाव पर वो काफी कुछ बोलना चाह रहे थे, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे रावल साहब। अब ये एंकर का रोल भी थोड़ी देर पहले भाजपा का प्रवक्ता बनना चाह रहे थे। अच्छा सुनिए, अच्छा फिर मैंने एक दिलचस्प बात कांग्रेस वाले अपने साथी के मुंह से सुनी। अरे भाई, अरे फिर रहो ना इन के प्रवक्ता, कभी एंकर का रोल लेना चाह रहे हो, कभी भाजपा का। मैंने आपसे ये जयप्रकाश जी नहीं, रुकिए भाई, ये नहीं चल सकती डिबेट। ठीक है, रुकिए रावल जी को बोलने दीजिए। कोई तरीका नहीं है, डिबेट करनी सीखिए। नहीं, बोलिए रावल साहब, आप मैं नहीं ऐसे डिबेट कर सकता। ठीक है, अब रुकिए सर, सुन लीजिए आप ये असल में इनकी आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं रावल साहब। एडमिशन है, जितनी बुरी तरह से इनकी अपनी बातों में फंस गए, फिर दूसरे को बोलने ना देना। अरे थोड़ी देर शांति रखो यार, अपने समय में बोलना। आज तक तो अच्छी डिबेट करते थे, आज इतना क्यों बौखला गए। देखो, सीधी स्पष्ट बात है कि भाजपा की लड़ाई अपने रिकॉर्ड को बेटर करने की है, भव्य बिश्नोई जी की, बिश्नोई परिवार के रिकॉर्ड को बेटर करने की है। और इनकी लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको 2000 वोट भी नहीं आए थे, ये भाजपा से सवाल कर रही है। हम तो पिछली बार भी 28 हजार वोट ले गए थे, जब स्वर्गीय सोनाली फोगाट जी लड़ी थी। 28,000 वोट तो तब भी ले आए थे। आप तो तब भी उनके खिलाफ उल्टा सुल्टा प्रचार करते थे, कभी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, कभी उनके टिकटॉक के वीडियोस दिखा रहे थे। लेकिन अंतोगत्वा जो है, हम तो आपके तो तब भी 1994 वोट आए थे। आपकी लड़ाई तो 2 लाख में से कैसे ना कैसे कर 2000 वोट मिल जाए, इतनी तक है। यही कांग्रेस की बात है। कांग्रेस जो दूसरों के उम्मीदवारों पर सवाल उठा रही थी, इधर से ले आए उधर से ले आए, उन्हें कलायत से आसपास कोई उम्मीदवार नहीं मिला। कलायत का भी जो उम्मीदवार मिला, वो खुद कह रहे थे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये चौधरी संपत सिंह जी के पास गए, उन्होंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। संपत सिंह जी के बेटे के पास गए, वो बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने खुद आपके चैनल समेत अनेक चैनलों पर 5 दिन तक लगातार चैलेंज किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। फिर जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है, वो तो ये चल रहा है कि इन्होंने भव्य बिश्नोई जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने बाटा साझा कर जमानत के पैसे इकट्ठे कर लिए हुड्डा साहब ने, और कहा कि भाई जयप्रकाश जी, जमानत जब्त होगी तो आपकी नहीं होगी, नाम से आपकी होगी, पैसा हमारा जाएगा डिपॉजिट का। केवल इस बात पर चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो 23 से 24, ये तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैंने तो सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया है। अच्छा, दूसरी बात जो है सृष्टि जी, जो 23-24 साल से कह रहे हैं कि कांग्रेस में थे जयप्रकाश जी, वो जयप्रकाश जी जो हैं 2014 का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़े थे, एक बार बता दें। 2014 से लेकर 19 तक कौन सी पार्टी के साइड में बैठते थे, बता दें। हर मुशे पर किस पार्टी को वोट देते थे, बता दें। लेकिन मैं अभी ये मान रहा हूं कि आपके इतने प्रबुद्ध चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर, मैं बहुत सारा समय जो मुझे अपनी पार्टी के संगठन की सकारात्मक नीतियों के लिए करना चाहिए, जिससे ज्यादा लाभ होगा, मैं इन नॉन प्लेयर्स के विषय में बात कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये कोई भी एक पार्टी जमानत के खिलाफ नहीं बचाने वाली है। आपके सामने भी खड़े हैं उम्मीदवार, जवाब तो देना पड़ेगा ना रावल साहब। कोई भी पार्टी जमानत नहीं बचा रही है। हाँ, ठीक है। वी आर सीकिंग अ पॉजिटिव वोट, वी आर सीकिंग, हम सकारात्मक राजनीति करने वाले हैं। सकारात्मकता के दौर पर हम वोट मांग रहे हैं। हमारा इनमें से किसी से कंपटीशन नहीं है, इनका खुद से कंपटीशन है कि कौन जमानत बचा ले, और इनमें से किसी की जमानत नहीं बचने वाली। इसका जवाब ये भी निश्चित हो चुका है। ठीक है ढुल साहब, देखिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा था कांग्रेस को कोई, इसलिए जयप्रकाश जी को उतारा, और जमानत भी नहीं बचा पाएंगे कह रहे हैं। 3 बार के एमपी और सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंज कुलदीप बिश्नोई जी को पोज करने वाले यदि कोई उम्मीदवार हैं आदमपुर के अंदर वर्तमान में, तो जयप्रकाश जी हैं। केवल 6000 वोट से हारे थे वो 2009 के अंदर, और इस बारी कम से कम जो है, कम से कम मान करके चलिए कि 25 से 30 हजार वोट के मार्जिन से जीतने वाले हैं।
जहां तक बात आ गई बाकी चीजों की, कहाँ है लोकल नहीं है, हिसार का पार्ट रहा है आदमपुर। तो जब हिसार लोकसभा से जो व्यक्ति 3 बार, जो नेता 3 बार सांसद रहा हो, उसके लिए आदमपुर बाहर का नहीं है, लोकल क्षेत्र है। इस बात को इनको समझ करके चलना होगा। ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी तो गुजराती हैं, लेकिन इलेक्शन कहाँ, बनारस से लड़े। तो ये कहेंगे क्या लोकल के भारतीय जनता पार्टी को बनारस में कोई लोकल उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए गुजरात से इंपोर्ट किया इन्होंने कैंडिडेट। तो ये बातें, इन बातों का कोई तंत्र नहीं होता, कोई मतलब इन बातों का नहीं होता, इन बातों का कोई मतलब, इन बातों का कोई तंत्र नहीं होता। बैठ करके हवाई बातें इस प्रकार की बनाना कि जैसे आप हर प्रकार की मीटिंग के अंदर चल रहे हैं, सोशल मीडिया की के चुटकुलों को जाकर के रेफरेंस, एक रैंडम रेफरेंस दे करके डिबेट का के अंदर जो है आपने चैलेंज करना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इस बात को बिल्कुल, इन बात को अच्छी तरह से एडमिट करना होगा। इनके पास में कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए इन्होंने जो है कांग्रेस के से गद्दारी किए हुए एमएलए को तोड़ करके जो है चुनाव लड़वाने का काम किया है। ये एक सच्चाई है। मुश्किल रहेगा कांग्रेस के लिए। कोई जातिगत समीकरण नहीं, इलेक्शन जातिगत बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के फेलियर के ऊपर होगा, और हम उन्हीं मुद्दों को जो है लगातार बार बार उठाएंगे जिन मुद्दों को प्रमुखता से कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस विधायक होते हुए उठाया है। हालांकि वो ज्यादातर टाइम विदेश में रहते थे, लेकिन विदेश में रह करके भी जो है जिन मुद्दों को उठाते थे, उन मुद्दों को ही, आदमपुर के विकास के जो मुद्दे हैं, आदमपुर के जो अंदर जो विकास के अंदर जो भेदभाव हुआ है, उन मुद्दों को ही उठाएंगे। ढुल साहब, लेकिन देखिए बीजेपी आरोप ये भी लगा रही है कि अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करना आपके लिए रह गया है, इसलिए आपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नहीं, फॉर्मेलिटी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिला। दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ही एक गद्दार कैंडिडेट को टिकट देने का जो है इन्होंने काम किया है। फॉर्मेलिटी तो ये निभा रहे हैं, हम क्या है फॉर्मेलिटी, इन्होंने तो जनता के ऊपर जबरदस्ती का चुनाव थोपने का काम किया अपने लालच के अंदर। जेजेपी के साथ इनका कंसेंसस नहीं बन रहा है, तो अपनी खुद की जो साथ वाली पार्टी है, आज तक उनके डिफरेंसेस बिल्कुल पब्लिक आए हुए हैं कि भाई वो इनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। फॉर्मेलिटी से यदि कोई चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इनको पता है कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस रिटेन करने वाली है। लेकिन सर, जो अब बात आप बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है सच में, जब आप जानते हैं कि आदमपुर जो है बिश्नोई परिवार का गढ़ रहा है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आदमपुर कांग्रेस परिवार का, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। लगातार कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चौधरी भजनलाल जीते हैं, लगातार कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी जीते हैं, एक बार हरियाणा जनहित कांग्रेस से जीते हैं वो। अजका भी कांग्रेस के अंदर बाद में जाकर के मर्ज हुई थी, और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है कि शुरुआत से अभी तक जो है कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस की ही रहेगी। चलिए फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। सबसे पहले रावल साहब आप दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगी रजवंत जी का फाइनल कमेंट। जी देखिए, इन्होंने कहा 3 बार के एमपी रहे जयप्रकाश जी, 3 बार के एमपी 1989 में चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से रहे थे। आज चौधरी देवीलाल जी के का हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 1996 में चौधरी बंसीलाल जी के और भाजपा के आशीर्वाद से चुनाव जीते थे। आज भारतीय जनता पार्टी और बंसीलाल जी के परिवार को तो ये शामिल भी नहीं करना चाहते, नॉमिनेशन में भी नहीं बुलाते। आपके चैनल पर आकर किरण जी बोल चुकी हैं। 2004 में पूरे तौर पर चौधरी भजनलाल जी के आशीर्वाद से ये चुनाव जीते थे जयप्रकाश जी, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और 2009 की जो 6000 वोट की बात कर रहे हैं, जब कुलदीप बिश्नोई ने एक नई पार्टी बनाई और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर उसको प्रचार करना था, तब भी जाकर उन्होंने 6000 से इनको हरा दिया। आज तो अपने खुद तो यहाँ रहेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी यहाँ पर करने वाली है। तीसरा, इन्होंने एक और कहा कि स्ट्रॉन्ग चैलेंज पोस्ट करने वाले हैं। असल में यही सच्चाई है। इन तीनों में कंपटीशन ये है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है, दूसरे नंबर की लड़ाई है और जमानत बचाने की लड़ाई है। इसको ये बार बार चिरतार्थ कर रहे हैं। भेदभाव की जहां तक बात है, तो जितनी वॉसिफोरसली भेदभाव की बात कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस के साथ किया और हुड्डा परिवार के ने जो भेदभाव किया है, उस हुड्डा परिवार को भेदभाव का सबक सिखाने वाले एक जो गद्दार शब्द बार बार बोल रहे हैं। तो 2016 में इन्होंने कहा कि इस बार राज्यसभा में वोट नहीं दिया तो गद्दार। 2016 में पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी 16 के 16 विधायकों ने जो किया था, उसको गद्दारी बोलेंगे या समझदारी बोलेंगे या साझेदारी बोलेंगे, उसके लिए भी एक शब्द कॉइन कर ले और बता दें। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट रजवंत जी आपका। देखिए शशि जी, ये चुनाव कोई जरूरी नहीं था,
लेकिन मजबूरी में हरियाणा की जनता पे एक और नया चुनाव थोपा गया, आदमपुर को चुनाव थोपा नहीं गया। तो एलनाबाद का चुनाव क्या जरूरी था? एलनाबाद का चुनाव क्या जरूरी था? एलनाबाद क्यों करवाया था? एलनाबाद में कुछ और दोगला, इतना दोगलापंथी लाते कहां से हो? कोई बात नहीं, मैं बता इतना एक ही गले से दो बातें कैसे कह रहे हो? करना चाह रहे हैं? नहीं बता देते आप। ठीक है राहुल साहब, आपने सवाल पूछ लिया, अभी टाइम कम है इसलिए जवाब दे दीजिए इसका। सवाल कर लिया, मैं ठीक जवाब है दे देता हूं। रजवन जी, जल्दी सवाल थोड़ा, कर लिया, जल्दी मैं जवाब देता हूं। जल्दी थोड़ा। देखिए आदमपुर का नहीं, एलनाबाद में चुनाव जो ठीक करवाया है राहुल था, साहब रुकिए ना, उसके पैसे का अभय रुकिए, सिंह टाइम चौटाला कम ने है, दिए थे। रुकिए। एक्स शेखर को जो बोझ पड़ा उसके पैसे का अभय सिंह चौटाला ने दिए थे। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ आपने सवाल कर दिया, मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि होना ही पड़ेगा उसके बाद तो आपको। अब बीच में बोलना है तो बोलते रहे। ये मैं एक आपको ही मुंह से बताता दो हूँ, अलग-अलग बातें इलाहाबाद नहीं का जो हो चुनाव सकता। था वो किसानों के हित में दिया था। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि किसानों के नहीं, हित में ये मैं दे रहा हूं। और आज आदमपुर के अगर यही आदमपुर के साथ जो अगर 26 किसानों वर्षों के तक हित में भेदभाव अगर हुआ, होता तो मैं उसको उसका लेकर है सपोर्ट करता। ये अगर चुनाव जो आदमपुर का है, चुनाव ये किसानों चुनाव से लेकर आदमपुर होता की तो मैं सत्ता में इसका सपोर्ट भागीदारी करता। का है। लेकिन चलिए ये ठीक वहाँ है, अभय सिंह ठीक है, चौटाला बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आदमपुर का महासंग्राम है, देखने वाली बात होगी कि जीत यहाँ किसकी होती है। फिलहाल सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी